फैमिलीज को क्यों बुलाते हैं इन नटशेल? आप में से कोई बताना चाहेंगे कि आप लोगों को फैमिली को क्यों जहमत देते हैं? पेशेंट काफ़ी होना चाहिए, तो फैमिली को क्यों बुलाते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, ये तो उसकी अहमियत हो गई, पर हम करना क्या चाहते हैं फैमिली के साथ? नहीं, क्या उनको एजुकेट करना चाहते हैं? देखें ना, फैमिली को पता है फैमिली वाले तंग है, जितना फैमिली वाले तंग होते हैं तो कोई और तो तंग नहीं होता। तो तंग होना काफ़ी नहीं है कि फैमिली तंग है, कहती है कि जी ठीक है तो फैमिली ने हमारे पास छोड़ दिया। यानी आप कहते हैं कि फैमिली अपने लव्ड वन से डरती है, तो हम चाहते हैं कि डर ख़त्म हो जाए, ये चाहते हैं। हम तो हर एक का ही डर ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं, हम तो हर एक बंदे का जो खौफ ख़त्म करना चाहते हैं। असल बात जो है, फैमिलीज़ को हम जो बुलाते हैं कि फैमिली आसानी से पेशेंट से बात कर ले, क्योंकि फैमिली का पेशेंट के साथ बात करना मुश्किल काम है। फैमिली का सिर्फ नहीं, दुनिया में हर बंदे का दूसरे बंदे से बात करना एक मुश्किल काम है। यानी कोई भी हो, बात करना एक मुश्किल काम है। अब देखिए, अमेरिका और ईरान का आपस में बात करना, इतने इतने पढ़े लिखे लोग, इतने इतने बड़े डिप्लोमेटिक लोग, उनको आपस में बात नहीं करनी आती। वो ज़रा बात करते हैं तो कहते बम मार दूंगा। मतलब कल ही अभी उसने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अगर आबनाए हुर्मुज से गुजरने के पैसे लिए ना तुमने, तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर मैं बम मार दूंगा। मुझे बताइए, इसकी कोई तुक बनती है कि अगर तुसी पैसे लेते जहाज जेड़े लंघणगे ते असी फिर तुहानू बम मारांगे? भी पैसे देने वाले कोई, लेने वाले कोई, तुसी अमरीका च बैठे मौज करो, तो वो कहने नहीं असी बम मार देंगे, धमकी दे रहे हैं। और फिर हमारे लोग बीच में जाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं करते। यानी डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो इस मामले में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे हैं कि नहीं, अच्छी गाल करी दी है, पैड़ी नहीं करी दी। तो आपको इस पर कुछ हैरत नहीं होती कि ये कैसे समझा रहे हैं? शहबाज शरीफ कैसे समझा रहे हैं? हाफिज आसिम मुनीर साहब कैसे समझा रहे हैं उनको? आपको कुछ थोड़ा इस पे हैरत नहीं होती? डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा है जिसने 1987 में पहली किताब लिखी थी, आर्ट ऑफ द डील, और उसके बाद नेगोशिएशंस में उसने 9 किताबें लिखी, और उसको ये समझा रहे हैं, और वो आपे से बाहर हो जाता है। अब आ जाइए अपने घर में कि हम बुलाते हैं पेशेंट से, कहते हैं यार तू नशा नहीं छड़दा, तू नशा छड़ दे, तेरी मेहरबानी। वो फिर आगे बात चलती है, कोई इधर की बात होती है, उधर की। थोड़ी देर के बाद कोई मोबाइल ज़मीन पे मारा जाता है, कोई टीवी ज़मीन से फोड़ा जाता है, कोई दरवाज़ा बैंग किया जाता है तो निकल जाते हैं। तो बात करना मुश्किल है ना। तो यहाँ आपको सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि आप बात कर लें और झगड़ा ना हो। आप बात कर लें अपने फैमिली मेंबर से, अपने लव्ड वन से आप बात कर लें, तो उसमें फसाद ना हो। इतनी बात के लिए बुलाते हैं कि बात कर लें तो मामला खराबी की तरफ ना जाए, कुछ अच्छाई की तरफ चला जाए। आप बात कर लें आपस में। लेकिन जब फैमिली वाले बात करते हैं और फिर जब पेशेंट बात करता है, तो फैमिली वाले पता फिर कैसी बातें करते हैं? कहते डॉक्टर साहब मैं तो कहना विचों मर जाए ना तो चंगा है, मैं 3-4 दिन ऐसा गम करके तो फिर अगे तो टुर पाना जिंदगी। आप मानते हैं कि ऐसी बातें फैमिली मेंबर्स करते हैं कि 3-4 दिन का गम है ना, वो मैं सह लाँगा तो मरी जाए ना विचों? मतलब हमारे साथ ये बात जब वो करते हैं तो हमारे दिल पे क्या बीतती है और उनके दिल पे क्या बीतती है और पेशेंट के दिल पे क्या बीत। अभी कल कराची में एक माँ सुबह कह रही थी वहाँ के डायरेक्टर नदीम इकबाल साहब को कि डॉक्टर साहब मैं तो कहनी विचों मर जाए तो जान छुट्टे विचों, मेरी बड़ी वक्त मेरी जान फंसी है, मैं तंग आई, आजज आई है। उन्होंने कहा कोई नहीं, सब्र करें, मामला ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शाम को खातून का फ़ोन आता है, मदर का फ़ोन आता है, और वो क्या कहती है, डॉक्टर साहब अमरीका तो चॉकलेट आए ने जेड़े इनू बड़े चंगे लगते हैं, तो मैं उहदे लई ते तुहाडे लई चॉकलेट भेज रही हूँ। अब मुझे बता दें, तुहाडे लई भी पता सी ना उन्होंने मना करना है। अब मुझे बता सकते हैं कि सवेरे 11 बजे आप कहते हैं कि मर जाए तो चंगा है, तो शाम को 6 बजे आप फ़ोन करके कहते हैं कि अमरीका तो चॉकलेट आए ने बहुत अच्छे, तो मैं तुहाडे लई ते उहदे लई भेज रही हूँ। इसकी ट्रांसलेशन कर दे मुझे। जी, कोई है ट्रांसलेशन करने वाला? आफा साहब कोई ट्रांसलेशन करें इसकी, अरबी में कर दे।
अरबी में हम पे बड़ा असर होता है बातों का। शाम को क्या हुआ, अमेरिका तो चॉकलेट, तुहानू पता है अमेरिका तो आई चॉकलेट के नहीं, शाम नू अमेरिका तो आ गए और जो मार्केट तो ही आ जाते ने ना। अब वो सवेरे जो बात करके वो गई थी, उस बात को जरा मिलियामेट करने के लिए उनके घर में जब वो जाके बैठी होंगी तो 1 बजे उनको बड़ा दुख हुआ होगा कि मैं उत्थे अस्पताल जाके अपने पुत्र के बारे च की गल की है। फिर उनका वो दुख बढ़ गया होगा, फिर वो रंज हो गया होगा, फिर वो गिल्ट हो गया होगा, फिर हुण मैं की करा। तो ये अब पलटा खा के तो उन्होंने गई होंगी, मार्केट गई होंगी, तो वहाँ कोई अमेरिकन चॉकलेट जो कि बेटे को पसंद है वो ख़रीदे, डॉक्टर साहब के लिए भी ख़रीदे। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं साढ़े क्लिनिक से चॉकलेट अलाउ ही नहीं, बात ही खत्म। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप समझ लें कि जो बात करना है पीठ पीछे या सामने, ये बड़ा मुश्किल काम है। या दिल में सोचना बड़ा मुश्किल काम है। दिल में बात करना, अपने आप से बात करना, अपने सामने अपने प्यारे से बात करना, या किसी भी ऐसे बंदे से बात करना जहां मफादात का टकराव है, बड़ा मुश्किल काम है। देखिए मैंने पिछले दिनों यही बताया था कि हमारे इस्लामाबाद सेंटर में कोई एक बंदा जो है बेईमानी कर रहा था, पता किया कि वो उसके साथ एक दूसरा शामिल था, पता किया तो उसके साथ एक तीसरा शामिल था, तो पता किया तो एक चौथा शामिल था। तो मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, तो मैं कचहरी लगाई हुई थी, तो बातचीत कर रहा था। और मैं आपको लास्ट टाइम जब मैं बात कर रहा था इस मौजू पे, तो मैंने बताया था कि हम ये नहीं करेंगे कि उनको डांट डपट करें, उनको मारें और उनको धक्के दे के निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने उनसे बड़े एहतराम से बात करनी थी और बड़े एहतराम से बात की, बड़े एहतराम से बात की। उनको बताया कि माँ सदके परेशान नहीं होना और उनको समझाया कि देखो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने माल खाया कि नहीं खाया पहले इसका तयन कर लेते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा कि हाँ जी खाया है। तो हमने कहा कि इस पे तो असूली तौर पर आपको कोई इख्तलाफ नहीं होगा कि जो माल खाया आप वापस कर दें। कहते हैं हाँ जी इस पर भी कोई इतराज़ नहीं। फिर मैंने कहा कि जाहिर बात है कि आपकी नदामत तो हो गई है, सब लोगों को पता है कि आपने ये काम किया है। कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा मैं फिर भी आपका जॉब ख़त्म नहीं करना चाहता, तो आप दोबारा जॉब करना चाहेंगे ईमानदारी से? मैंने कहा हाँ करना चाहूँगा जॉब। सब ने कहा करना चाहेंगे। मैंने कहा उसके लिए आपको ब्रेन बाथ लेना पड़ेगा, धोना पड़ेगा दिमाग को। तो मैं यही काम करता हूँ, तो मुझे आप मौका दें। कहते हैं हाँ जी के। तो मैंने कहा फिर अच्छा कितने कितने पैसे खाए? तो उन्होंने बताया कि इतने इतने पैसे खाए। फिर हमने बातचीत की, तो एक के ज़िम्मे 10 लाख डाल दिया, एक के ज़िम्मे 90,000, एक के ज़िम्मे 50,000, एक के ज़िम्मे 1,70,000। कहते जी दे देंगे। और उन्होंने कुछ रकमें अदा कर दी, कुछ कहा के देते हैं 2-4 दिन में, और वो काम करते रहेंगे। तो कोई रौला नहीं, कमरे से बाहर आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। लेकिन हमारे ग्रुप में जो डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप है, कल क्या रौला था, किसी का नाम लिए बगैर ये बात कर रहे थे कि यूं हुआ था, फिर ये यूं हुआ था, फिर ये यूं किया, फिर ये यूं किया, और आखिर में मामला निपट गए। और जब ये सारे बातचीत चल रही थी, ये समाअत जारी थी कोर्ट में, तो उधर जो है मैं किचन में एक डिश तैयार कर रहा था जो कि लाला मूसा की मियाँ जी की दाल तैयार हो रही थी। तो थोड़ी थोड़ी देर जाके बाद में देख भी लेता था कि वो ठीक तैयार हो रही है। तो जितनी की देर में ये सारा मसला हल हुआ, उतनी की देर में दाल भी तैयार हो गई। कुछ मैं लाहौर भी लाया हूँ, आप लोग अगर चाहे तो। मसला हल हो गया, कोई रौला, कोई परेशानी। और सबको कहा कि अगर किसी ने इनकी कोई बेइज्जती की तो फिर उसको मसाइल होंगे। सबको बता दिया कि इनकी बेइज्जती कोई नहीं करनी, क्योंकि बेइज्जती की भी एक कीमत होती है, जो बेइज्जती करने वाला अदा करता है। हमने कहा जो बेइज्जती करेगा वो कीमत अदा करेगा। तो ये किया। अब मुझे बताइए कि अगर हम ये कर सकते हैं तो आपको भी तो ये सिखा सकते हैं ना, आपको इसलिए बुलाते हैं। यानी अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम आपको ऐसा सिखा भी सकते हैं। ठीक, तो ये जो आप सीखेंगे और अपने प्यारे से बातचीत करेंगे रौले के बगैर, तो बात बेहतरी की तरफ जाएगी ना। क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो दूसरा कितनी भी कोशिश करे, रौला नहीं पड़ेगा। जब रौला नहीं पड़ेगा तो फिर मामलात अच्छे आगे चलेंगे। फिर ठंडे ठंडे बाद फिर आप किचन में साथ हंडियाँ बना रहे होंगे, साथ आप अपने प्यारे से बातचीत कर रहे होंगे, साथ कारोबारी कॉलें निपटा रहे होंगे, साथ फिर बातचीत कर रहे होंगे। तो जब आप ये बातचीत कर रहे होंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। फिर आपको पहले पता होगा कि आप ये जो बातचीत कर रहे हैं इसमें रौला हो सकता है। और रौला कौन डालता है आमतौर पर? डिफाल्टर। वो कोशिश करता है कि कोई रौले च पै जाए गल, सोल्यूशन की तरफ ना आए, रौले च पै जाए गल।
जो बंदा बोनाफाइड होता है यानी हक पे होता है उसको तो सूट नहीं करता रौला। रौला तो सूट उसको करता है जिसने गलत काम कर ही जाना, तो वो करता है। तो मोहतात रहना पड़ेगा ना आपको बातचीत करते हुए, और आपको सीखना पड़ेगा। और अगर हम ये खुद नहीं कर सकते तो आपको कैसे सिखा सकते? अगर हम खुद नहीं ये कर सकते तो आपको कैसे सिखा सकते? देखिए, ये मरीज़ का कसूर नहीं है, ये उसकी बीमारी का नतीजा है। इसको हम कहते हैं उदास नाराज़ होना। यानी जब कोई बंदा नशा छोड़ के घर में ज़िंदगी गुजार रहा होता है और वो समझ जाता है कि नशा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है और नशा छोड़ना मेरे लिए तकलीफ़ देह है, यानी अगर वो समझता है कि नशा करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो नशा छोड़ने की जो तकलीफ़ है वो तो उसको हो रही है ना। तो जो नशा छोड़ने की तकलीफ़ उसको हो रही है वो उसको कह रही है कि तुम हंसो मत, वो कह रही है चुप करके बैठे रहो अब, ठीक है ना। वो उदास नज़र आता है, वो नाराज़ नज़र आता है। आप समझते हैं कि वो आपका कोई कसूर है, वो उसकी बीमारी का नतीजा है। उसको भी ये जानने की ज़रूरत है और आपको भी ये जानने की ज़रूरत है ये जो उदास है ये हमारी वजह से उदास नहीं है, और ये जो नाराज़ है ये हमारी वजह से नहीं है। इसके अंदर जो क्रेविंग है, इसके अंदर जो बेचैनी है, ये जो बार बार इसको नशे का ख्याल आता है क्योंकि ये एक बीमारी है। वो क्या कहते हैं, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो नशा छोड़ने के बाद उदास होना, नाराज होना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, तो वो चीज़ चलती रहती है। मतलब यह है कि अगर आप किसी क्रिटिकल मसले को हल करते हुए मियाँ जी की दाल नहीं बना सकते तो इसका मतलब है कि आप वो मसला भी हल नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चे को नशे से निजात दिलाते हुए अपने कारोबार पे नहीं जा सकते, कारोबारी फ़ोन नहीं उठा सकते, तो आप यकीन करें कि आप अपने बच्चे के मसले को भी हल नहीं कर सकते। ये ज़रूरी है कि जब आप गंभीर मसले हल कर रहे हो तो आपकी जो अपनी ज़िंदगी है वो नॉर्मल ट्रैक पे जा रही हो। अब आप समझ गए कि देखिए, हमारे पाकिस्तान वालों की अपनी ज़िंदगी नॉर्मल ट्रैक पे जा रही है, हुकूमत की कोई रौला नहीं, कोई रौला नहीं। तो अमेरिका का रौला कौन ठीक कर रहा है? पाकिस्तान ठीक कर रहा है। और वो हर तीसरे दिन जो है, जैसे कोई मियाँ बीवी होते हैं ना जिनकी कोई रिश्तेदार सुलह करा रहे होते हैं, तो हर तीसरे दिन वो स्यापा पड़ा होता है, वो कहते मैं नहीं बसना, ठीक। तो ये सीखे बिना नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब जो हैं 2014 में मेरी इसी चीज़ के लिए काउंसलिंग में रहे थे, 12 साल पहले। ये सब जानते हैं, लाहौर वाले सब जानते हैं कि वो यही सीखने के लिए काउंसलिंग में थे कि कैसे जो है रौले कैसे निपटाने होते हैं। लेकिन कुछ शागिर्द होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, बहुत सौ को समझाते हैं, सबके नताइज ये नहीं निकलते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज के ज़माने में 21वीं सदी में हर शोबे ज़िंदगी में जितनी तरक्की हो चुकी है, तो बातचीत में भी हो चुकी है कि दूसरे से बात कैसे करें, अपने आप से बात कैसे करें। ज़्यादा मुश्किल अपने आप से बात करना है। मैं आपको बताऊं, CEOs के लिए भी अपने आप से बात करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से जितने CEOs होते हैं वो खुश नहीं होते, अपसेट होते हैं। वो कामयाब होते हैं लेकिन वो अपसेट होते हैं क्योंकि CEOs के 8-10 कारोबार होते हैं और उनकी तवज्जो उन कारोबार के किन हिस्सों पे होती है। जहाँ खराबी हो, वो जहाँ जहाँ खराबी है ना उत्थे उन्होंने देखी जाना है दूरबीन से कि इत्थे खराबी है, इत्थे खराबी है। अगर आप अपने कारोबार में 10 जगह खराबी देखें और वहाँ आप गौर करें तो आपका मूड मैच करता हुआ वैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? खराब। तो कोई भी CEO जिसके 10 कारोबार हो, वो नाकाम CEO है कि कामयाब CEO? वो तो कामयाब है। लेकिन कामयाब CEO के कारोबार में भी मसाइल हो सकते हैं और 10% जगहों पे मसाइल हो सकते हैं, 90% जगहों पे आमतौर पर ठीक हो रहा होता है, कामयाबी से चल रहा होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो CEOs हैं वो कारोबारी तौर पर कामयाब होते हैं, वैसे खुश नहीं होते। खुश होना एक अलहदा चीज़ है, कामयाब होना एक अलहदा चीज़ है, मसले हल करना एक अलहदा चीज़ है और जज्बाती तौर पर नॉर्मल होना बिल्कुल अलहदा चीज़ है। अब देखें ना, PhD भी हर सब्जेक्ट में होती है। कोई PhD साइकोलॉजी में होती है, कोई PhD जो है बिजनेस में होती है, कोई PhD जो है मेडिसिन में होती है। तो बेशुमार हवाले हैं जिनसे पता नहीं अभी बॉडी बिल्डिंग की कोई PhD शुरू हुई है कि नहीं, मसल बनाने की होगी, कोई होगी। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई बंदा जो PhD करे, PhD करते करते उसके खुद ही मसल बन जाए, डॉले शाले उसके बन जाए, 6 पैक्स उसके बन जाए? ऐसा हो सकता है? ये अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं। लिहाजा अगर किसी ने कारोबारी कामयाबी हासिल करनी है तो वो सोचेगा जब मैं कारोबारी कामयाबी हासिल करूंगा तो मैं खुश भी होऊंगा। ये अजम्पशन है ना। जैसे लोग सोचते हैं कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा।
यू कैन ईदर बी हैप्पी और यू कैन ईदर बी मैड एंड सैड। ठीक, यही होगा ना। तो अगर आपने शादी करके खुश होना है तो खुश होना एक अलहदा प्रोजेक्ट है, शादी करना एक अलहदा प्रोजेक्ट है। हमारे एक पेशेंट के फादर आज कह रहे थे कि मैं हुण बुढ़ा बंदा मैं की करा। मैं कहा तुसी बुढ़े कोई नहीं, तुसी जवान हो। कहते जवान हो तो फिर मेरा ब्याह कर दो। अब बताए मैं क्या करूं। मतलब ये सोचने की बात है कि हर काम दुनिया में अलग अलग होता है। तो जब आप अपने प्यारे से बात करना सीख लें, क्योंकि उसने बात को खराब करना सीख लिया हुआ है। जब भी आप बात करते हैं मुझे बताए आगे क्या होता है। एक सवाल आप करते हैं तो अगला क्या होता है मामला, तसादम का राज। तो सबसे पहले जो है आप किसी बंदे से बात करें और आपका उससे झगड़ा ना हो, इसका बंदोबस्त कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, इसके लिए बर्दाश्त नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं अगला बंदा तकलीफ उससे ज्यादा दे सकता है। देखिए वो एक फिल्म थी बड़ी पुरानी, कोई दिलीप कुमार उसमें डीएसपी बना हुआ था और वो किसी मुजरम से बात कर रहा था आमने सामने टेबल पे बैठ के। तो उसको काफ़ी टॉर्चर दिया गया था। तो मुजरम कह रहा था कि मुझे आप जितना मर्जी तकलीफ दे लें, जो बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। तो दिलीप कुमार जो कि डीएसपी बना हुआ था वो कहते हैं जितनी तकलीफ आप बर्दाश्त कर सकते हैं तकलीफ उससे ज़्यादा दी जा सकती है आपको। तो जितना आप तहम्मुल कर सकते हैं तंग आपको उससे ज़्यादा किया जा सकता है। तो फिर बर्दाश्त से तो काम नहीं चलेगा, तहम्मुल से तो काम नहीं चलेगा। तो किससे काम चलेगा? लर्निंग से। आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो बंदा लड़ाई करना चाहता है उसको लड़ाई ना करने पे कैसे आपने माइल करना है। ये एक स्किल है कि जो बंदा आपसे लड़ना चाहता है आपने नहीं लड़ना, आपने तहैया किया हुआ, वो कुछ भी आपको कहे। ये जिस जगह मैं अभी खड़े होकर बात कर रहा हूँ इसके पीछे एक घर है जो एक खातून का था जो अब दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। ये पीछे जो घर है, हमारे पेशेंट्स जो हैं अक्सर ऊपर खिड़की से उनके बाग में किन्नों के छिलके फेंका करते थे। एवं शौक बेले जो है वो खातून ने फिर हमारे किसी स्टाफ को बुलाना, कहना उसको कहना कि हमारे पाकिस्तान में आम रवाज है। इधर हमारा एक घर है शाह जमाल में, तो उसके पिछले सेन में हम साए कुछ ना कुछ फेंक जाते हैं क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ रहता कोई नहीं, वो खाली पड़ा हुआ है तो कोई ना कोई फेंक जाता है। ये हमारा फैशन है। तो वो उधर छिलके वो फेंका करते थे, तो वो रौला शौला डाला करते थे। तो हमारे स्टाफ ने भी हलापला कर देनी, पेशेंट्स को समझाना, पेशेंट ने बाज ना आना। उस वक्त ये घर उनका था। तो बिलाखिर उन्होंने मेरा नंबर कहीं से ले लिया और मुझे कॉल करके तो उन्होंने काफ़ी सुनाई कि ये जो आपके बच्चे हैं ये क्या करते हैं, ये यूं करते हैं, ये यूं करते हैं, कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बातें की। तो मैंने कहा अच्छा मैं उनको समझाऊंगा। कहती है नहीं ये मैं नहीं मानती, ये सारे मुझे कहते हैं समझाओगे, तुम बाहर आके ना बात करो ना। मैं कहा नहीं मेरे साथ टेलीफोन पे बात करो। कहते नहीं बाहर निकलना, तुम मर्द हो तो बाहर निकलो। मैं क्या आप समझ लें कि मैं मर्द नहीं हूँ? आपका ख्याल है आगे उसको कोई जवाब आया होगा? नहीं ना। तो दूसरे ने कोई बात करनी है जिस पे आपने प्रोवोक होना है और आपने जाके लड़ना है। तो अपना ही बच्चा अपना ही घर में प्यारा खामद बीवी या कोई लड़ने पे आमादा है तो दूसरे के तावन के बगैर लड़ाई नहीं हो सकती। नहीं आपको यहाँ बैठे अंदाजा नहीं हो रहा, ये इधर ऊपर खिड़की से देखे तो इधर वाला घर वो अब तो हमारे पास ही है, ये वाला घर ये वाला। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आपने लड़ाई को अपनी जिंदगी में से ना ऐसे करके निकाल देना है, कांटा लगा देना है लड़ाई का। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पुजदा, ਤੁਹਾਨੂੰ लड़ाई करनी भी नहीं आती, करनी आई होंगी तो फिर मसला हल हो जाता है ना। एक तो ये है कि लड़ाई करने का आपको तरीका नहीं आता और आपसे ज्यादा तरीका आपके प्यारे को आता है कि कब लड़ाई करनी है कब सुलह करनी है उसको पता है। तो हाथों में खेलने से बेहतर है ना कि वो खेल ना खेला जाए। दूसरी चीज ये है कि किसी न किसी ऐसी चीज की आस में न रहें कि जिसमें आप कुछ नहीं करेंगे तो ये मसला ठीक हो जाएगा। ऐसी एक होती है ना, एक आस सी होती है। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा होता है तो बीवियां क्या छोड़ती है, हुन मैं नहीं बसना। ये कहते कहते 50 साल शादी के गुजार देती हैं कि हुन मैं नहीं बसना। हर महीने एक आधा बस जी बहुत हो गई, हुन मैं नहीं बसना। ये आपको पता है क्या होता है, मैं नहीं हूं बसना, वसी जाना है फिर तो मैं नहीं हूं बसना। ये मामला होता है कि एक आसरा होता है कि एक खिड़की खुली है जिससे मैं छलांग तो लगा सकती हूँ, अभी मैं नहीं लगाती तो ये मेरी मर्जी है। यानी ये जो मैं नहीं बसना का मतलब ये है आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक चॉइस है और ये चौथी मंजिल की खिड़की खुली है और मैं जब चाहूँ इसमें से बाहर छलांग लगा सकती हूँ। ये उसके ज़हन में है और ये करते करते वो कहती चलो अभी नहीं फिर मैं कभी छलांग लगा लूंगी, तो 50 साल बाज़-औक़ात गुजार देती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो आस होती है ना कि एक दिन बंदा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा,
लो खुद ब खुद बंदा ठीक होते देखा आपने कभी? तो आप ये समझें कि एक बंदा है जो बीवी को तंग करता है, तो इस बात का कितना इम्कान है कि अगले महीने या अगले साल वो तंग नहीं करेगा? आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस कोई गैबी ताकत आएगी मदद करने और वो बंदा आपको तंग नहीं करेगा। नहीं हो सकता। कोई भी फैमिली मेंबर अगर तंग करता है तो ये सोचना कि कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कोई काम कि जिससे ये बंदा हमें तंग करना छोड़ देगा। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा होता है कि हर साल वो पहले से ज्यादा तंग कर रहा होता है। नया एडिशन जो आता है तंग करने का वो पहले से ज्यादा आता है। तो मुझे ये बताइए कि इस बारे में कोई क्लैरिटी आपको है कि आप ये मामलात को ठीक करेंगे या कोई बाबा जी होंगे मेरे अलावा, मतलब कोई बाबा जी होंगे जो इस मामले को ठीक करेंगे? अच्छा, तो पहले वो आप सोचेंगे ना कि वो कोई बाबा जी जो हैं सब्ज पगड़ी वाले वो ठीक करेंगे। पहले तो इस बात को छोड़ दें और कहें कि हम खुद ही ठीक कर लेंगे। जब हम जो कर सकते हैं तो फिर हमें एक अनजाने सब्ज पगड़ी वाले बाबा जी की जरूरत नहीं है। फिल्म में सीन ये है कि उसने 20 रुपए का एक छोटा सा भगवान खरीदा और भगवान खरीद के तो उसने आस लगाई कि जो काम है उसका, उसकी कोई चीज चोरी हो गई थी कीमती, तो वो उसको वापस मिल जाएगी। सबसे पहले कहता है कि मतलब 20 रुपए खर्चे हैं तो भूख लगी है तो कुछ मिलना चाहिए, तो वो ऐसे करके उसने हाथ करके ऐसे ही रखा हुआ था। तो एक औरत वो समोसे बांटते हुए आ रही थी तो उसने हाथ के ऊपर समोसा रख दिया, तो वो बड़ा खुश हुआ कि मतलब ये तो बद करने वाला है। तो उसने वो समोसा खाया और उसके थोड़ी देर के बाद उसने कोई मजीद फरमाइश की, वो पूरी नहीं हुई, तो उसने कहा पता नहीं इसकी बैटरी डाउन हो गई है। फिर वो वापस उसके पास गया कि जिससे उसने खरीदा था, तो उसने कहा कि ये कोई डिफेक्टिव पीस दे दिया तुमने मुझे। कहते नहीं डिफेक्टिव कैसे हो सकता है, मैंने इसको अपने हाथ से बनाया। तो वो कहता है कि भगवान को तुमने हाथ से बनाया या भगवान ने तुम्हें बनाया? कहता है पहले भगवान ने मुझे बनाया, फिर मैंने आगे भगवान बनाने शुरू कर दिए। फिर वो परेशान हो गया कि अब इसको मैं क्या जवाब दूं। कहता है बस एक समोसा ही मिला है, बस और तो मेरा काम हुआ कोई नहीं। कहता है तो इधर मंदिर में जाओ, वहां एक बहुत बड़ा भगवान है, तो वो तुम्हारा काम करेगा। वो अंदर जाता है तो वहां बहुत ज्यादा रश होता है और लोग पैसे डाल रहे होते हैं बॉक्स में, और वो भी पैसे डालता है तो उसको उसके बदले में कुछ प्रसाद मिल जाता है, कुछ खाने पीने के लिए चीजें मिल जाती है। तो वो परेशान होता है, तो फिर वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस को जाके कहता है कि जी वो पैसे ले लिए, मेरा काम नहीं किया। तो समझने की ये बात है कि कहीं ना कहीं इस तजर्बे में से आप गुजरे हैं ना कि आपका ये काम ऐसे होगा नहीं, लेकिन वो जो सिस्टम है वो पुराना, हम उसके इतना ज़्यादा आदी हो चुके होते हैं कि हम उस सिस्टम में से आसानी से नहीं निकल सकते। उसको हम कहते हैं डिलूजनल सिस्टम, आसरे का सिस्टम। एक आसरा सा होता है डिलूजनल सिस्टम। डिलूजन का लफ्ज़ कभी सुना? आजकल जेंजीज बहुत इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये बात कि किसी ने जादू कर दिया इसलिए सूट करती है कि कोई और जादू करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना, एक जादू करता है दूसरा ठीक करता है। तो आजकल जेंजीज क्या कहते हैं जी? डिलूलू क्या आगे क्या? हाँ शॉर्ट्स है, क्या कहते हैं? डिलूलू इज दी ओनली सुलूलू। जो मैंने एक ग्रुप में भेजा था, मैंने कहा डिलूलू इज दी ओनली सुलूलू। तो आप अच्छे जेंजीज हैं, आपको ये पता ही नहीं है। डिलूलू इज दी ओनली सुलूलू, ये जेंजीज का स्लोगन है, हमारे जो नौजवान तबका है उनका स्लोगन। तो डिलूलू डिलूजन्स को कहते हैं, यानी माफौकुल फितरत जाहिलाना बातों को डिलूलू कहते हैं। और सुलूलू जो होता है वो सोल्यूशन होता है, जो कि वो कॉमन सेंस सोल्यूशन करते हैं या फिर साइंटिफिक सोल्यूशन होता है। बहुत सारी चीज़ों में जो पहले हम कॉमन सेंस सोल्यूशन करते थे, मिसाल के तौर पर मैं जब अमेरिका में पढ़ रहा था तो मैं कॉल बुक पाकिस्तान कराता था, तो फिर मैं मुसल्ले पे नमाज पढ़ के दुआ मांगता था कि या अल्लाह मेरी कॉल मिल जाए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में कॉलें मिलाई और पहले मुसल्ले पे खड़े होकर दुआ मांगी हो कि कॉल मिल जाए? एक कॉल 3 मिनट की कॉल बुक करानी कर पड़ती थी, ये पैसे डालने पड़ते थे पहले, फिर 3 मिनट की कॉल बुक होती थी, फिर वो कहते थे मिल गई थोड़ी कॉल। तो आप बात करते हैं तो फिर बीच में बार बार एक खातून आके कहती थी कि 1 मिनट रह गया फटाफट कर लो गल, वो गल करन भी नहीं सी देंदी। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, मुझे बात तो कर लेने दो, अपने खर्चे पे बीवी पे बात करो। बंद हो गई कॉल। तो उस जमाने में इस मकसद के लिए बाकायदा दुआएं की जाती थी कि कॉल मिल जाए। आप चूंकि सारे बहुत यंग है तो आपने शायद इस तजर्बे में से ना गुजरे हो, लेकिन आप में से तो किसी ने अब अमेरिका कॉल करते हुए कोई इस किस्म का कष्ट तो नहीं किया होगा। देखिए वक्त बड़ा बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है। पहले ये था कि आप कॉल बुक कराएं, पैसे दें, फिर आप
दुआएं करें कि आपकी कॉल मिल जाए। फिर एक वक्त आ गया, अमेरिका वालों ने कहा कि नहीं, 2 दिलों के दरमियान फासले ख़त्म करना स्वाब का काम है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि अगर आप मुफ्त बातें करना चाहते हैं किसी से, पता नहीं आप में से किसी ने इस सिस्टम से इस्तेफादा किया कि नहीं, अगर आप मुफ्त बातें करना चाहते हैं तो हमें बताएं किससे बात करना चाहते हैं। तो वो बीच में रहते हुए दोनों तरफ कॉल मिला के कहते हैं हाँ जी तुसी की कहना है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी बेगम साहबा से कॉल करनी है तो मैं पूछता अच्छा जी की कहना है बेगम साहबा नो, कहो की कहो मैं उन्होंने ताडे वालों सलाम कह रही हैं आपके मियाँ। अच्छा वो बेगम साहबा वालेकुम सलाम कह रही हैं, अगे गल करो। अच्छा वो पूछ रहे हैं कि मेरा आने का प्रोग्राम है अमेरिका से, मैं कब आऊँ। अच्छा वो कह रही है कि जब दिल करे आ जाए मैनू की, मैं मैनू की पल्ले पाता वा। अच्छा हूँ दसो जी अगे बोलो। अच्छा एडी भी केड़ी काली है, वो कहते मैं 10 जनवरी ਨੂੰ आ जावा तो हुण तुहाडा की जवाब है। कोई मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसीं आंदे हो नहीं आंदे तो आ जाओ 10 जनवरी ਨੂੰ आ जाओ। अच्छा इस तरह के वो बीच में कोई जो मिडल पर्सन होता था ना वो ऐसी बातें करता था और इधर की बात उधर, इधर की बात उधर, वो इस तरीके से मुफ्त में हो जाती थी। यानी ये भी एक चीज। अच्छा अब मुझे बताइए उसकी निस्बत अब कैसा है, अब कैसे बात होती है। अगर अमेरिका किसी ने बात करनी हो कितनी दफा डायल करना पड़ता है, फिर इंतजार करना पड़ता है, फिर दुआएं करनी ऐसा है कैसे होती है कॉल। कहते एक टिक करके तो कई दफा तो नाम ही मिलानी हो यहाँ पे मिल जाती है। ऐसे ही है ना, कभी इस बात पे सोचा कि अल्लाह तेरा शुक्र है चंगा जमाना आ गया, नहीं किया ना। लेकिन मैं यहाँ पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि जब बेहतरीन तरीके आ जाते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं। आपके घरों में अब कितना लैंड नंबर इस्तेमाल हो रहा है, कभी कपड़ा फेरिया होते थे अमूमन बिस्तरे के नीचे कोई घुसाया होता है कि अच्छा जे कभी जरूरत पै गई है दी थी काट लांगे बाहर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए हमारे जो लाहौर में हमारा सेंटर है तो हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं काफ़ी परेशानी होती है आपको पार्किंग की, हमारे स्टाफ को भी होती है। तो जब लोग घर से आते हैं तो वो जहाँ गाड़ी समाए उधर वो गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। तो हमारे इस्लामाबाद सेंटर में जब हमने सेंटर बनाया, यहाँ भी पार्किंग का बंदोबस्त हो रहा है, सामने वाले प्लॉट वालों से बात हो रही है। लेकिन जब हमने इस्लामाबाद में सेंटर बनाया तो हमने पार्किंग की वसी जगह रखी, गुंजाइश मौजूद थी, हमने बड़ी वसी जगह रखी और उस पार्किंग में कम से कम 25 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। लेकिन एक ख़ास जगह है, उस पार्किंग का एक ख़ास कोना है जहाँ छाँव रहती है हर वक्त। तो हर कोई वहाँ गाड़ी खड़ी करना चाहता है, कहता है जी मैं इतने गड्डी खड़ी करनी है, मेरा हक ज़्यादा है। तो कोई और अगर वहाँ गाड़ी खड़ी कर दे तो वो कहते हैं कि आप यहाँ से गाड़ी हटा लें। जी नहीं, हमारे स्टाफ नहीं, इस्लामाबाद में हमारा जो सेंटर है उसमें 25 गाड़ियों की एक जगह और बाहर भी काफ़ी गुंजाइश है। तो वहाँ पे एक जगह है जहाँ छाँव रहती है और वो जगह ज़रा मुमताज़ जगह है क्योंकि वो डायरेक्टर ऑफिस के बाहर जगह है। तो वहाँ एक दफ़ा किसी नुमाने साइकोलॉजिस्ट ने गाड़ी खड़ी कर दी तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये गाड़ी आप हटा लें। मेरे तक बात पहुंची तो मैंने कहा हाँ ठीक कहते हैं, डायरेक्टर हैं तो हक है उनका, तो आप गाड़ी यहाँ ना खड़ी किया करें, हटा लिया करें। अभी मैं गया हुआ था तो मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, उन्होंने वो भी हटवा दी। हालांकि मैं तो वहाँ गाड़ी खड़ी करता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ खड़ी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, तो उन्होंने हटा दी। तो मैंने फिर ऑर्डर इशू कर दिया कि यहाँ सिर्फ क्लाइंट्स की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, छाँव वाली जगह, बेहतर जगह। यहाँ किसी स्टाफ मेंबर की, किसी चेयरमैन की, किसी फाउंडर की गाड़ी खड़ी नहीं होगी। तो फिर सोल्यूशन तो सही है हुआ ना कि जो VIPs हैं हमारे, यानी हमारे क्लाइंट्स, उनकी गाड़ियाँ वहाँ छाँव वाली जगह पे खड़ी हो जाए। लेकिन मुझे बताइए कि अगर लाहौर वालों को पूछा जाए कि तुम्हें पार्किंग चाहिए कि छाँव वाली पार्किंग चाहिए तो वो क्या कहेंगे? पार्किंग। और जब उनको पार्किंग मिल जाएगी तो फिर वो उनको छाँव वाली पार्किंग चाहिए या कुछ और। तो इंसान जो है वो जब तक ग्रेटिट्यूड में नहीं जाता तब तक बात नहीं बनती, खुश नहीं होगा कभी। अगर बंदा जो है आपके पास उस पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करें तो फिर अल्लाह ताला आप पे फजल करेगा कि आगे भी आपको कुछ देगा। लेकिन अगर आप आपस में लड़ेंगे कि ये चीज़ मैंने लेनी है, इस पे मेरा हक है, तुम पीछे हट जाओ, तुम कौन होते हो, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, तो आप यकीन करें सारी ज़िंदगी भूख मिटेगी नहीं। वो तो उनकी डिसेबिलिटी की रिस्पेक्ट है, जैसे क्लाइंट की रिस्पेक्ट है, जैसे डिसेबिलिटी की रिस्पेक्ट है। लेकिन होना तो ये चाहिए ना कि आपका दिल बड़ा हो, आप कुर्सी या पार्किंग। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ सबसे बड़ा झगड़ा पता है क्या है?
पार्किंग कि ये तो मेरी पार्किंग है, इस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है, मिस जहारा ने क्यों यहाँ गाड़ी खड़ी कर दिया है। ये बहुत झगड़ा है। और अगर किसी की पार्किंग पे कोई गाड़ी खड़ी कर दे तो झगड़ा है। और अगर कोई स्टूडेंट अपने प्रोफेसर की जगह गाड़ी खड़ी कर दे, समझिए आप वो मुस्तकिल स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, वो नहीं जाता कहीं। मैं ऐसे वाकयात जानता हूँ कि उनको फिर पास कोई नहीं करता, पढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो झुकने वाला है ना, उसी को फल लगता है, और जिसको फल लगता है वही झुकता है। ये एक सिंपल सी बात जो है, थोड़ी सी आप समझ लें।